RBSE एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की जो व्याकरण है उसका 5वां टॉपिक है काल, उसका अध्ययन करेंगे। काल, परिभाषा देखिए। काल का अर्थ है समय। आप सभी को पता है कि काल का अर्थ समय होता है। जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है वही उसका काल कहलाता है, यानी कब संपन्न हुई। वाक्य को पढ़कर हमें पता लग जाता है कि इसमें कौन सा काल है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया कब हो रही है, इस समय का जब वाक्य के अंतर्गत पता चलता है तो उसे काल कहते हैं। फिर है काल के भेद। सामान्यतः हम बात करते हैं, हम सभी को पता है कि काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। आपको पता है कि जो बीत गया है, जो अतीत है वो भूतकाल है, जो चल रहा है वो वर्तमान काल है और जो आने वाला है वो भविष्य काल है। फिर भूतकाल के भी 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। फिर वर्तमान काल के आपके 4 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। और भविष्य काल के 2 भेद हैं: सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। अब हम सर्वप्रथम भूतकाल की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तो जो बीत चुका है वो क्या है, अतीत है, और वहीं भूतकाल है। तो देखो, क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः क्रिया के संपन्न होने का बोध हो परंतु उसके संपादन का काल निश्चित रूप से ज्ञात न हो सके उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कार्य हो तो गया, ये तो पता लग जाता है, लेकिन निश्चित रूप से ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसे क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने लेख लिखा, उसने पुस्तक पढ़ी। तो इन वाक्यों में लिखा और पढ़ी क्रियाओं के पूर्ण होने का बोध तो होता है परंतु किसी निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है, यानी कब लिखी इस बात का पता नहीं लग रहा है, इसके कारण इसके अंतर्गत सामान्य भूतकाल है। फिर हम बात करते हैं आसन्न भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है उसे आसन्न भूत कहते हैं। यानी जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं उसके अंतर्गत जो क्रिया होती है और उसको पढ़कर हमें ये पता लगता है कि ये जो काम है वो अभी अभी हुआ है, तो उसे कौन सा काल कहते हैं, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने लेख लिखा है या मैंने पत्र पढ़ा है। इन वाक्यों में लिखा है और पढ़ा है क्रियाओं से कार्य का अभी अभी समाप्त होना ज्ञात होता है, यानी मैंने ये कार्य अभी अभी किया है। फिर तीसरा है पूर्ण भूतकाल। इसमें देखो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे पूर्ण, इसके नाम से ही पता लगता है, पूर्ण मतलब पूरा, है ना। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता लगता है कि कार्य काफ़ी समय पहले हो चुका है तो उसे कौन सा काल कहते हैं, उन्हें पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका था या रमेश आया था। इन वाक्यों में पढ़ चुका था और आया था क्रियाओं से कार्य के समाप्त हुए बहुत समय बीत जाने का बोध हो रहा है, यानी बहुत पहले ये काम हो चुका है, तो ये पूर्णतया क्या है, भूतकाल है। फिर देखो अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ किया गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। अपूर्ण, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, अपूर्ण मतलब जो पूरा न हुआ हो, यानी काम शुरू तो हो गया था लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो अपूर्ण भूतकाल है। जैसे मैं लेख लिख रहा था या मोहन आ रहा था।
यानी आ रहा था, आया कि नहीं आया अभी तक कोई पता नहीं है, पूरा कार्य नहीं हुआ है, तो इसमें क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। फिर देखो संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो परंतु कार्य होने में संदेह प्रकट हो कि वह पूर्ण हुआ या नहीं, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। यानी आपको उस पर यकीन नहीं होता कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे उसने लेख लिखा होगा, मोहन आया होगा। इन वाक्यों में लिया होगा, लिखा होगा या आया होगा क्रियाओं से भूतकाल का बोध हो रहा है परंतु क्रिया के होने में संदेह है, यानी क्रिया का पता नहीं लग रहा है कि हुई या नहीं हुई, इसलिए इसमें कौन सा काल है, इसमें संदिग्ध भूतकाल है। फिर देखो हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, उसे हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। जैसे यदि राम आता तो मैं भी अवश्य चलता। इस वाक्य में आता और चलता क्रियाएं अन्य क्रिया पर अवलंबित है। किस पर है कि राम आता तो ऐसा होता है ना, तो ऐसा हुआ नहीं, इस बात का पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्रिया जो है वो राम के आने पर क्या है, अवलंबित है, उस पर आधारित है। फिर देखो दूसरा काल है वर्तमान काल, और इसके भी क्या हैं, 4 भेद हैं। वर्तमान काल आपको पता ही है कि जिस काल में हम जीवन जी रहे हैं या जो चल रहा है वर्तमान समय में, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। इसके जो 4 भेद हैं वो इस प्रकार है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान के अंतर्गत देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए किंतु निश्चित समय का बोध न हो, जैसे हमने पढ़ा था ना भूतकाल में, वैसा ही इसमें है। तो इसमें क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए किंतु निश्चित समय का बोध न हो कि काम हुआ कब है, तो उसे कौन सा काल कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है या रमा लेख लिखती है। इन वाक्यों में पढ़ता है या पढ़ता हूँ मान लो, और लिखती हूँ या लिखती है मान लो, क्रियाओं द्वारा कार्य वर्तमान काल में होना प्रतीत हो रहा है। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण का मतलब आपको ये पता है कि जो पूरा न हुआ हो। क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ या कृष्णा लेख लिख रही है। इन वाक्यों में पढ़ रहा हूँ और लिख रही है क्रियाओं द्वारा कार्य के होने का पता तो चलता है परंतु उनकी पूर्णता ज्ञान नहीं होती है कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसमें कौन सा काल होता है, उसमें अपूर्ण वर्तमान काल होता है। फिर देखो संदिग्ध वर्तमान, इसमें देखो क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह प्रकट होता है, वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। यानी वर्तमान काल तो है लेकिन कार्य होने में संदिग्धता है, संदेह है। जैसे लता लेख लिखती होगी या सोहन घर आता होगा। इन वाक्यों में लिखती होगी और आता होगा क्रियाओं द्वारा वर्तमान में कार्य पूर्ण होने में संदेह प्रकट हो रहा है, तो इसके अंतर्गत संदेह प्रकट होने के कारण संदिग्ध वर्तमान है। फिर देखो अगला है संभाव्य वर्तमान। तो आपको पता है कि संभाव्य का मतलब क्या होता है, संभाव्य का मतलब होता है संभावना। जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं शायद पढ़ रहा हूँ या
रमेश शायद लिख रहा हो। इन वाक्यों में क्रिया के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त हुई है। इस कारण क्या है? इस कारण यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल है। फिर है भविष्यत काल। भविष्यत काल का आपको पता है, भविष्य का मतलब होता है आने वाले समय में होने वाला, यानी आने वाले समय में जो कार्य होता है वो भविष्यत काल के अंतर्गत आता है। और भविष्यत काल को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत और दूसरा है संभाव्य भविष्यत। तो सामान्य भविष्यत के अंतर्गत देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले काल में होगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं लेख लिखूंगा या कृष्णा खाना पकाएगी। इन वाक्यों में लिखूंगा और पकाएगी क्रियाओं द्वारा कार्य का भविष्य में होना ज्ञात हो रहा है। इस कारण यहाँ पे कौन सा काल है? सामान्य भविष्यत काल है। फिर देखो संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना प्रकट हो, उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे मैं लेख लिखूं, राम घर आए। इन वाक्यों में लिखूं और आए या जाए मान लो क्रियाएं भविष्यत काल में कार्य होने की संभावना व्यक्त करती है। इस प्रकार आज हमने जो काल पढ़ा है, तो आपको पता है कि हमने काल के 3 भेद पढ़े हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, और फिर इनके भेद पढ़े हैं। तो जब तक आप वाक्यों के अंतर्गत अंतर करना नहीं समझेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा काल है। तो हमें क्या करना है कि जो भी काल मैंने पढ़ाए हैं उससे संबंधित 10-10 वाक्य आपको बनाने हैं और फिर उनको अलग से छांटने हैं कि इसमें कौन सा काल है। अब हम अपने नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और उसका नाम होगा, अगला जो छठा टॉपिक है, वाच्य। आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। ये अपने व्याकरण के अंतर्गत छठा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत आप देखिए, क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है। इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहते हैं। देखो मैंने इसमें क्या बताया आपको कि क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है, यानी जब भी हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उस वाक्य को पढ़ते ही हमें पता लग जाता है कि इसमें कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है। तो इसमें जिसकी प्रधानता होती है वह वाच्य उसी पे डिपेंड करता है। फिर इसमें ये बताया गया है कि वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता, तो आपको पता लग गया होगा कि वाच्य के जो है वो 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद भी कह सकते हैं। तो वाच्य के भेद देखिए, पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो अब नाम से ही पता चलता है कि जिसमें कर्ता प्रधान हो वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान हो वो कर्मवाच्य और जिसमें भाव प्रधान हो वो भाववाच्य। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, यानी प्रधान रूप जो है, प्रधान संबंध जो है वो कर्ता का होता है। इसमें क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है और कर्ता के अनुसार ही होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब देखो आप में इसमें बताया जाए कि भाई वाक्य में बताइए प्रधान कौन है, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ यानी मैं प्रधान हूँ, मैं नहीं होगा तो पुस्तक पढ़ी ही नहीं जाएगी। तो इसमें महत्वपूर्ण और प्रधान जो स्थान है वो किसका है? कर्ता का है, इसलिए इसमें
कर्तृवाच्य है। फिर देखो, विमला ने मेहंदी लगाई। अब देखो, मेहंदी कोई भी लगा सकता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है विमला ने लगाई है, तो इसका मतलब विमला नहीं होती तो ये काम नहीं होता। तो इसमें प्रमुख कौन है? कर्ता है। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। फिर देखो, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। मतलब तुलसीदास नहीं होते हैं तो रामचरितमानस की रचना नहीं होती। तो इसमें महत्वपूर्ण स्थान किसका है? प्रमुख कौन है? तुलसीदास है। तो काम किसके द्वारा हो रहा है? कर्ता के द्वारा हो रहा है। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। फिर दूसरा देखो, कर्मवाच्य। जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अतः क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। यानी जब हमने सकर्मक क्रिया पढ़ी थी तो उसमें यह बताया है कि जहाँ पर कर्म उपस्थित होता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें क्या है? कर्मवाच्य है, तो ये कर्म पर ही आधारित होगा। जैसे सीता ने दूध पिया। अब काम तो सीता कर रही है पीने का, लेकिन दूध नहीं होता तो पीती कहाँ से, है ना? तो इसमें प्रमुख स्थान किसका है? दूध का है, और दूध क्या है? कर्म है। फिर आगे देखो, सीता ने पत्र लिखा, यानी सीता ने लिखा है। लिखा क्या है? पत्र है। फिर देखो, मनोज ने मिठाई खाई या राम ने चाय पी। यानी कर्ता तो है, लेकिन उस पर असर किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। तो प्रमुख कौन है? कर्म है। इसलिए कौन सा वाक्य होगा? कर्मवाच्य होगा। इन वाक्यों में पिया और लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप दूध व पत्र अर्थात कर्म के अनुसार आया है। इसी प्रकार खा व पी एक वचन पुल्लिंग क्रिया मिठाई व चाय जो है वह कर्म पर आधारित है। इसलिए कर्म की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। तीसरा हम पढ़ते हैं भाववाच्य। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी भाव उसमें प्रकट हो रहा है और क्रिया का भाव ही है वो प्रमुख है, तो उसमें कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। लिंग वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं न कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होते हैं। जैसे मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, भाव क्या है? कि उठा नहीं जाता। या सीता ने मिठाई नहीं खाई जाती, या सीता से मिठाई नहीं खाई जाती, या लड़कों द्वारा खो खो खेला जाएगा आदि। अब इन वाक्यों को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भाव झलकते हैं, और जिन वाक्यों में भावों की प्रधानता होती है वहाँ पर आपके भाववाच्य होता है। आप इस जो टॉपिक है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। टॉपिक छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत ही सरल है। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ, जिसका नाम है समास, उसके साथ फिर मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि आपको ये व्याकरण के टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। यदि किसी को कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।